मेरे को टाइम नहीं दे रखा था, लेकिन अगर मेरे पास पर टाइम भी तो है, अगर टाइम नहीं देगा तो मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा जिसके अंदर टाइम की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं इसको भी तो लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या सर, एक बार लगा के देख ले। डिस्प्लेसमेंट होता है, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, अगर मैं आगे बढ़ूं, इस एरिया को भी कैलकुलेट करूं, तो जरा सुनिएगा ध्यान से, इसका एरिया क्या होगा, अगेन इसलिए उसका ग्राफ नीचे बना है। लेकिन क्या स्पीड नेगेटिव होगी? नहीं होगी, स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी। तो दोबारा से पार्टिकल पॉजिटिव ही स्पीड लेगा और वो दोबारा से 10 स्पीड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो कि हमारा था रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 6। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे न्यूमेरिकल। किस चीज पे न्यूमेरिकल में डिस्कस किए थे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर हमने न्यूमेरिकल देखा था। उसमें जो न्यूमेरिकल हमने देखे थे, मैंने उनको बोला था ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पार्ट सेकंड। इसमें दो कैटेगरी मैंने क्यों बनाई थी, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था। अभी मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। पार्ट फर्स्ट में पहली कैटेगरी में सवाल कुछ इस तरीके से बनते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। उसे मैंने रखा था पार्ट फर्स्ट में, उसके कॉन्सेप्ट्स इजी होते इसलिए उन्हें पहले पढ़ाया। आज जो हम डिस्कस करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 डिग्री का होगा। कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी की अपोजिट लग रहा होगा एक्सेलरेशन। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कुछ अलग तरीके से बनते हैं, क्योंकि होता क्या है, पार्टिकल जा करके मुड़ करके वापस आता है, टर्न बैक होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए सवालों को अप्रोच करने का तरीका, कुछ नए सवाल भी इसमें बनते हैं। तो वो मैं आज आपको सिखाऊंगा इस लेक्चर में। इससे पहले 6 लेक्चर और हो चुके हैं रेक्टिलिनियर मोशन में। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप शुरू से उस लेक्चर प्लेलिस्ट को फॉलो जरूर करिएगा। आज इन चीजों को करने के बाद हम लोग और पढ़ेंगे रिएक्शन टाइम, और रिएक्शन टाइम पे कैसे न्यूमेरिकल बनता है हम लोग उसके थ्रू चीजों को समझेंगे। तो अगेन, माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन। स्टार्टिंग द लेक्चर, आप लोग पेन कॉपी लो और नोट्स बनाना स्टार्ट करो, और अच्छे से नोट्स बनाना और इनको आगे चल करके रिवाइज भी करना। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही या फिर एक्सेलरेटेड मोशन ही, एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं हो रही होगी। तो अलग क्या होना है इसमें? तो इसमें अलग होगा, हेडिंग लगाइएगा, न्यूमेरिकल ऑन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पार्ट सेकंड, ऐसे करिएगा। अब इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? इन दिस एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर एंड a वेक्टर, यानी कि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल बिटवीन इज 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन acts in opposite direction of initial velocity। ठीक है, हेडिंग अगर नहीं भी लगाओगे, मैंने तो बस ऐसे लगा दिया कि हम क्या पढ़ने वाले इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सवालों को ध्यान से करिएगा। मैं पहला सवाल लेता हूं। सवाल हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे, एक सवाल के अंदर हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो सिर्फ सवाल नहीं होगा, वो बेसिकली अपने आप में पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप इस सवाल को पूरा अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो विश्वास मानिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सवाल गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, अगर वो फ्री फॉल का सवाल नहीं है तो। बाकी कंसेप्ट फ्री फॉल के भी इसी से लिंक होंगे। मैं आपको आगे जाकर के बताऊंगा कि कैसे पार्ट जो सेकंड है और पार्ट फर्स्ट जो है, ये दोनों जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों का पूरा पूरा यूज हो रहा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, तो आइए आज इस कंसेप्ट को हम लोग बिल्ड करते हैं। देखिए, पहला सवाल सुनिएगा ध्यान से। सवाल कुछ ऐसा है कि ये हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u थी
जो कि राइट डायरेक्शन में मैंने बना दिया, वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। इस पे एक्सेलरेशन लग रहा था। लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सेलरेशन और यू को सेम डायरेक्शन में लगाया था। आज तो हम कैटेगरी सेकंड वाली पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जिसमें एंगल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सवाल में लिखा हुआ नहीं होगा, सवाल में सिर्फ सिचुएशन दी होगी। तो एक सिचुएशन ये बनती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनिएगा, धीरे धीरे हम कई सारे सवाल इसमें सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके लिए सिचुएशन डेवलप कर दिया। आइए, पहला सवाल हमसे क्या पूछा हुआ है, पहला सवाल ये पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम एट विच पार्टिकल स्टॉप। वो टाइम बताना है जब पार्टिकल रुका होगा। सर लास्ट लेक्चर में ऐसे सवाल तो आपने करा ही था कि रुकना था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले केस में पार्टिकल के रुकने का चांस हो ही नहीं रहा था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बार बार बढ़ते जा रही थी, v बराबर u प्लस 80 से। मैंने पूरा कंसेप्ट मैंने बताया हुआ, अभी तो बस मैं रिवाइज करा रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कि लास्ट लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा इसको अटेंड करने से पहले। आज एक्सेलरेशन लग रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो जो u की वैल्यू है वो घटते 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 कभी जीरो होगी। जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा होगा, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा होगा, और आगे जाएगा और पीछे लगेगा, और आगे जाएगा और पीछे लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल जाकर के किसी दूरी पर रुक जाएगा और किसी टाइम पर जाकर के रुक जाएगा। वही टाइम हमसे पूछा हुआ है। सर रुकेगा क्यों, इस बात को मैं ओरली आप लोगों के दिमाग में फिट करता हूं, जरा ध्यान सुनिएगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है 1 सेकंड में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ती या कितनी घटती है। सर यहां तो बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो इस 10 की वैल्यू को घटा रहा होगा। 1 सेकंड में कितना घटा देगा, 2 घटा देगा। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8, उसके 1 सेकंड बाद 6, उसके 1 सेकंड बाद। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी 6 हो रहा है, फिर 4 होगा, ऐसे चलते चलते किसी टाइम पे 0 हो जाएगा। तो वहां पे जाकर के पार्टिकल रुकेगा और उसके बाद रुका तो रहेगा पार्टिकल। रुकने के बाद एक्सेलरेशन इधर लगना बंद तो नहीं हुआ है, अब पार्टिकल वापस इधर आना शुरू करेगा। और इसलिए मैंने इसकी कैटेगरी अलग बनाई और इसी को कहते हैं पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ पाथ एंड टर्न बैक। एक पाथ पे मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे और फिर वापस चल करके आ रहा है, इसीलिए मैंने इसकी कैटेगरी बनाई। तो आइए पहला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें वो वाला टाइम निकालना है जब इस पार्टिकल की फाइनली जो स्पीड हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो सुनिएगा ध्यान से, कैसे 0 होगी। चलता रहेगा। मैंने मान लिया कुछ दूरी पर यहां पर इसका जो v होगा वो 0 हो जाएगा, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो अब मेरे को ये टाइम निकालना है। मेरे को क्या करना है, यही वाला टाइम निकालना है। तो मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो मैं कौन सी वाली इक्वेशन यूज करूंगा, v बराबर u प्लस a t। v मेरे को कितना दे रखा है 0, u मेरे को क्या दे रखा है। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, u इधर है सर, प्लस का रखो या माइनस का। तो कब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 1D के सवालों को करने के लिए आपको एक डायरेक्शन को प्लस मानना होता है, एक को माइनस मानना होता है हमेशा। आप वैसे किसी को ही मान सकते हो, जनरली हम लोग इधर प्लस बोलते इधर माइनस बोलते हैं। चलो ठीक है, u क्या हो जाएगा हमारे पास में, u हो जाएगा प्लस का 10 प्लस a क्या हो जाएगा हमारे पास में, a हो जाएगा माइनस का 2। टाइम हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 10 माइनस 2t। 2t इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2, यानी कि 5 सेकेंड आ जाएगा आंसर। कहने का मतलब क्या है, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल रुक जाएगा, 5 सेकंड के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। आइए अब दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल हमसे ये पूछा हुआ है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन पार्टिकल स्टॉप्स। जब पार्टिकल रुक गया है तब तक वो कितनी दूरी चल चुका होगा, हमसे ये पूछा हुआ है। तो आइए इस सवाल को कैसे करते हैं। देखिए वो यहां से चलना स्टार्ट हुआ था,
और ऐसे चलते 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 यहां जाकर के रुक गया। तो जब वो रुका होगा, जहां से चलना स्टार्ट किया होगा, इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। तो इस 5 सेकंड के अंदर में कितनी दूरी वो चला होगा, हमसे ये पूछा हुआ है। अब सुनिएगा बात को ध्यान से, हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। अच्छा, v यानी कि फाइनल स्पीड हमको दे रखा है 0, जब वो रुक जाएगा। इनिशियल स्पीड हमको क्या दे रखा है, प्लस का 10, क्योंकि इधर वाली साइड को हमने प्लस बोला हुआ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी -2। ठीक है, हमसे s पूछा हुआ है। तो आपको इन 4 वेरिएबल को देख करके एक ही बात दिमाग में आएगी कि हम तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, v² - u² = 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 2a कितना दे रखा है हमें -2, s हमें फाइंड करना है। तो इस माइनस ने इस माइनस को मार दिया, ये हो जाएगा 100 = 4s, और s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25 मीटर। कई बार बच्चों को दिमाग में ये भी आता है, इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे इस सवालों का। अब सुनिएगा, सर मेरे दिमाग में आपने एक बार s निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि मेरे पास तो टाइम भी है ना, जहां तक का मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है। इस वाले में मेरे को टाइम नहीं दे रखा था, लेकिन अगर मेरे पास पर टाइम भी तो है, अगर टाइम नहीं देगा तो मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा जिसके अंदर टाइम की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं इसको भी तो लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या सर एक बार लगा के देख ले? बिल्कुल लगा के देखते हैं। तो एस मेरे को फाइंड करना है, यू कितना दे रखा है मेरे को +10, टी कितना आया मेरे पास में 5 +½ ए कितना है -2, टी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इस 2 ने इस 2 को मार दिया, साइन आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 50, यहां से 5 का स्क्वायर 25। तो कितना आ गया हमारे पास में 25 मीटर। सेम आंसर आना है, सेम आएगा भी। मैं अगेन कंसेप्ट हमने इतने अच्छे से बिल्ड करे हैं कि कुछ भी हमसे पूछ ले और कैसे भी पूछ ले, हम वो सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से। अब सुनेगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मेरे पास में टाइम पहला सवाल नहीं पूछा होता और सीधे मेरे से डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया होता, तो मैं क्या बोलता कि ऐसे ही करो। क्यों? तब ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो पहले आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचना है। सर हमसे तो डिस्टेंस भी पूछा हुआ है। अब जरा सुनेगा ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। क्या टर्न बैक हुआ है? नहीं, टर्न बैक भी नहीं हुआ है। तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारे पास में 25 मीटर ही आएगा आंसर, क्योंकि पाथ जो है हमारे पास में वो तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विदाउट टर्न बैक, विदाउट टर्न बैक। मैं एक बार देख लेता हूं बच्चों, ये कट नहीं रहा होगा, पर विजिबल है ये स्क्रीन में क्या? हाँ जी विजिबल है। ठीक है, विजिबल है। तो आइए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इस सवाल में क्या क्या पूछ सकते हैं उस पे आगे हम बात को बढ़ाते हैं। तो तीसरा सवाल हमसे क्या पूछ सकता है, तीसरा सवाल हमसे ये पूछ सकता है, अच्छा इतना क्लैरिटी हो गया है हमारे पास में कि पार्टिकल का जो एनालिसिस करना था कि 5 सेकंड के बाद, ये हमारा आंसर क्या आ गया टाइम ऑफ स्टॉप का 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद जो पार्टिकल है ना वो मुड़ना शुरू करेगा। इतना हमें समझ में आना चाहिए, पार्टिकल ऐसे गया और ऐसा करके मुड़ना शुरू करेगा। सर क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्री का, इसीलिए वो पार्टिकल मुड़ना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, अब सुनिएगा, तीसरा सवाल हमसे ये पूछा रहता है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही निकालना है इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर में कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो हमको पता है सर 5 सेकेंड तो यहां है, तो क्या 4 सेकेंड कुछ यहां होगा? बिल्कुल सही। अच्छा सर यहां से लेकर के यहां के बीच में पार्टिकल का पाथ तो स्ट्रेट लाइन है, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि जब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं ना, एस जो भी मैंने साथ के साथ जो इक्वेशन लिखवाई थी उसमें जो भी है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है। सर डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला ही नहीं है क्या? जरूरत ही नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। अगर टर्न बैक है तो कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे उसको हम आगे देखेंगे कि सर डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में तो डिस्टेंस होता ही नहीं। तो उसमें हम थोड़ा सा
डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे। क्लियर इतनी बात? अब चलिए 4 सेकंड में हमसे पूछा हुआ है कि पार्टिकल का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो हम बताते हैं 4 सेकंड में। देखिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्या सर अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया हम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे पहले आपको वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, फाइनल वाली। u आपको दे रखा होगा, तब आप ऐसा लगा सकते हो। अभी हमारे पास में टाइम दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ पर टाइम दिया हुआ है, तो टाइम वाला फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा फायदा होगा, कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। u कितना है हमारे पास में, u है हमारे पास में 10, टाइम कितना है, टाइम है 4 प्लस हाफ, a कितना है हमारे पास में, a है माइनस का 2, टाइम कितना है, टाइम है 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 40 माइनस 16। तो जब इसको पूरे का पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 24 मीटर। मतलब जब पार्टिकल यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा तो कितना हो गया, 25 मीटर, लेकिन 4 सेकंड तक वो कहां तक पहुंचा था, 24 मीटर। मतलब 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में वो 1 मीटर और चला है। इसमें हम एक सवाल और पूछ सकते हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड। तो 4 से लेकर के 5 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, 1 मीटर। तो वो भी आंसर हम लिख सकते थे। बाकी हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो उसमें u प्लस a बाई 2 2n-1। फिलहाल हमसे ये पूछा हुआ है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में कितना है, तो यही डिस्प्लेसमेंट है और यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जो पाथ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप बच्चों आपको एक एक चीजें अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रही होगी। हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे पूछा हुआ है 4th क्वेश्चन, इसी में देखिए 4th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आप लोग नोट करते रहिएगा। सबसे पहले तो जैसे ही मैं सवाल लिख देता हूं, आप पॉज करो उसी टाइम स्क्रीन को और सवालों को पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। 4th वाला, 4th में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो 4th में हमसे पूछा हुआ है फाइंड, ये वाला सवाल ज्यादा अच्छा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। 6 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब जरा मैं आपको एक हिंट देता हूं, एग्जाम में आपको समझ में आएगा। 5 पे तो वो मुड़ रहा है, इसका मतलब सर 6 पे वो वापिस आएगा। 5 पे वो मुड़ रहा है तो 6 पे वो वापस आना शुरू करेगा, तो सर ये तो टर्न बैक वाली कंडीशन बनी है। बस यही ध्यान रखना है आपको, टर्न बैक वाली कंडीशन बनी है। अब सुनिएगा, तो सबसे पहले हमने ऐसे वाले केस में हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे 6 सेकंड पे। डिस्टेंस कभी भी हम कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे शुरुआत में, वो तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अच्छा पार्टिकल नहीं मुड़ा है तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, 5 तक भी नहीं मुड़ा है तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सर 6 पे तो मुड़ चुका होगा, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो। और अगर हमसे डायरेक्टली पहले सवाल ये पूछ लिया होता तो हम हमेशा पहले चेक करेंगे कि पार्टिकल रुका कहाँ है। अच्छा सर हमें कैसे हिंट लगेगा कि इसमें पार्टिकल रुक सकता है, 180 डिग्री का एंगल, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा, तो हमें समझ में आएगा कि पार्टिकल टर्न बैक हो रहा होगा। क्या बात इतनी आ रही है समझ में, इसीलिए मैंने सवालों की कैटेगरी बना दी थी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं 6 सेकंड में। आइए सवाल, फॉर्मूला कौन सा है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। सर ये क्यों लगा रहे हैं, अगेन हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, टाइम पता, तो हम ऐसे ही चलेंगे, ऐसे नहीं जा पाएंगे। मैं एक एक चीज का कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड कर रहा हूं, तो इस बात को समझिएगा। ठीक है, एक एक चीज को मैं आपको समझा रहा हूं कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगना है, कौन सा फॉर्मूला कहां नहीं लगना है, ये ज्यादा जरूरी है। भले ही आपको ये सवाल किसी ने और ने कराया होगा, आपके स्कूल में भी हुआ होगा, आप खुद भी कर लोगे, लेकिन इस सवाल के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है वो डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, u हमारे पास में क्या है, u है हमारे पास में 10, टाइम कितना दे रखा है 6 प्लस का हाफ, a कितना है हमारे पास में, a है माइनस का 2, टाइम कितना है हमारे पास में 6 का स्क्वायर। आइए देखते कितना आने वाला है आंसर, ये हो जाएगा माइनस का 36। तो जरा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये भी कितना आएगा 24 मीटर। अरे सर 4 सेकंड पे भी 24 मीटर, 6 सेकंड पे भी 24 मीटर, पता है क्यों, क्योंकि ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और 4 सेकंड का फाइनल पॉइंट ये था और 5 सेकंड का फाइनल पॉइंट ये था और 6 सेकंड का फाइनल पॉइंट फिर से ये है, क्योंकि पार्टिकल वापस आ रहा है, यहां से यहां तक गया 4 सेकंड में, यहां से यहां गया 5 सेकंड में, फिर वापस आना शुरू हुआ 6 सेकंड में। तो ये क्या है हमारे पास में, टाइम इक्वल टू 6 सेकंड। तो 6 सेकंड पे पार्टिकल फिर से वहां आ गया जहां पे वो
4 सेकंड पे था, तो 4 सेकंड पे था वो 24 मीटर पे, और 6 सेकंड पे भी है 24 मीटर पे। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, हमें इतना समझ में आ चुका है कि पार्टिकल पहले चला होगा ये, फिर चला होगा ये। तो सुनिएगा ध्यान से, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास में 6 सेकंड में, तो डिस्प्लेसमेंट तो सर इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, यहां से लेकर के यहां के बीच में कितना गैप है 24। ठीक है, उसको इस बात पर डिपेंड ही नहीं कराना है कि रास्ता कौन सा अपना है, सर वहां भी गया फिर वापस आया, वो डिस्टेंस में कैलकुलेशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो 24 ही मीटर रहेगा, लेकिन जब डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहले गया वो 25 जो कि था 0 से लेकर के 5 सेकंड के बीच में, और फिर अगले 1 सेकंड में वो फिर से चला 1 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा डिस्टेंस का, 26 मीटर। इसीलिए मैंने सवालों की कैटेगरी बनाई। मैं बार बार कह रहा हूं कैटेगरी की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है इनिशियल वेलोसिटी के, तो हाँ जरूर से जरूर पार्टिकल टर्न बैक होकर के आएगा, और अगर टर्न बैक होकर के आएगा तो डिस्टेंस अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। कैलकुलेट हम लोग डिस्प्लेसमेंट ही करेंगे, लेकिन डिस्टेंस के लिए हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे आंसर करते वक्त। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या हमें समझना है वो उसको देखते हैं। 5वां सवाल हमसे ये पूछा हुआ है, फाइंड, 5वां क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो मैंने सवाल ज्यादा चेंज ही नहीं करा, मैंने एक सिचुएशन ली उसी में सब कुछ बना दिया, क्योंकि इस सिचुएशन को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप हर तरीके का सवाल, मैं सही बता रहा हूं, ये सवाल जब मैं पूरा बता दूंगा ना कि हाँ ये सवाल पूरा हो चुका है, इस सिचुएशन को जब मैं रब कर दूंगा यहां से, ये सवाल जब पूरा हो जाएगा, मैं सच कह रहा हूं ऐसा एक भी केस नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, आइए 5th क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है, फाइंड द टाइम एट विच particle comes at its initial position again। वो वाला टाइम बताओ हमें जब पार्टिकल दोबारा यहां से चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन गया 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 5 सेकंड, आया वापस 6 सेकंड, अब फिर से ही आएगा इधर ही। क्यों आएगा, क्योंकि इधर ही चलना स्टार्ट कर रहा है। और अब ये सवाल लास्ट वाले केस की तरीके से बन गया है, पार्ट फर्स्ट वाले तरीके से। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी अब कुछ होगी, क्योंकि 6 सेकंड पे कुछ तो स्पीड होगी ना। क्या सर हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। बताऊं क्या होगी इस टाइम पे स्पीड, इस टाइम पे जो स्पीड होगी v बराबर u प्लस at। तो u क्या है, यहां से लेकर के यहां के बीच में u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 0, क्योंकि अब 5 सेकंड वाला इनिशियल हो जाएगा, 6 सेकंड वाला फाइनल हो जाएगा। इनिशियल पे तो वो रुका हुआ है, एक्सेलरेशन कितना है इस तरफ में 2 है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2, और टाइम कितना है 5 से 6 के बीच में 1, तो पता है आपको माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। अरे माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि पार्टिकल वापस आ रहा है, बाकी अगर कोई मेरे से इस टाइम में इसकी स्पीड पूछ ले तो स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकंड ही है। अच्छा आपको एक और बात बताऊं मैं, अगर आप लोग 4 सेकंड पे इसका स्पीड निकालोगे ना तो वो प्लस का 2 आएगा। मैं आपको वो भी समझा देता हूं कैसे, फिर इस सवाल को तो हम कर ही लेंगे। जब एक सवाल हमने लिया है तो उसको ढंग से एनालाइज कर देते हैं ना पूरा, कि कोई डाउट बचे ही नहीं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा मैं रब तो कर देता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि अच्छा ये रब कर चुके हैं, तो मैं पहले से नोट कर लेता हूं अपनी शीट में, क्योंकि जब आप इसको अपने रफ कॉपी में, जब भी आप जो भी है जिस भी कॉपी में, आप पहले बात तो रफ नाम की कोई चीज नहीं होती, आप जब भी करो लगन से पढ़ो, बिल्कुल ही उसको ढंग से संभाल के रखो, उसको रिवाइज करो जब तक वो आपके ब्रेन में पूरा ना आ जाए, उसकी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक वो आपके लिए मेन कॉपी ही है। कोई भी रफ कॉपी नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी रफ नहीं है, हर कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आइए, अगर मेरे से कोई पूछ लेता, इस सवाल में वैसे पूछा नहीं है बट हम तो एनालाइज कर रहे हैं कि सर वेलोसिटी 4 सेकंड पे कितना होगा, तो ये होता है u प्लस at। u कितना है मेरे पास में, अच्छा u अब मेरे लिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल पे स्पीड कितनी है 10 है प्लस का, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का, और टाइम कितना है, टाइम है 4। तो जरा देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला था, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड। तो 4 सेकंड पे स्पीड प्लस का 2 मीटर पर सेकंड थी, 6 सेकंड पे स्पीड माइनस का 2 मीटर पर सेकंड है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, 4 से 5 में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी, फिर 5 से 6 में स्पीड 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ी। अब सुनिएगा ध्यान से, यहां पे 2 से 0 हो गया,
एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में जीरो वाली चीज का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड ही तो होगा। अच्छा सर यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2 था, तो 1 सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अब भी 2 था, 4 पे भी 2 था, लेकिन वो घटा रहा था, तो 2 से 1 सेकंड में 0 कर दिया। अब वही एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, तो 1 सेकंड में 0 से वही क्या कर देगा 2 मीटर पर सेकंड। क्या बात कुछ समझ में आ रही है? जो इक्वेशन है ना वो सब ना लॉजिकली भी सेटिस्फाई होगी अगर आप इतना ध्यान से पढ़ोगे तो। खैर अब काम की बात करते हैं। हमसे पूछा हुआ है कि ऐसे जब भी पार्टिकल आ रहा है, वापिस पूरा आ रहा होगा, तो दोबारा से जब इनिशियल पॉइंट पे आया तो कितने टाइम में आया, कितने टाइम में वापस आया, हमसे ये पूछा हुआ है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से चलना स्टार्ट किया और दोबारा यहीं आ गया, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो गया? बिल्कुल 0 हो गया। तो s का फॉर्मूला क्या होता है, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 के बराबर, क्योंकि यही तो s होता है। अच्छा u कितना है हमारे पास में, u है 10, t कितना है हमारे पास में, सर t ही तो फाइंड करना है कि दोबारा से वो कब आ गया, ऐसा कौन सा टाइम है जब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हाफ a, u इधर है a माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, टाइम हमको फाइंड ही करना है, ये हो गया 0। तो 10t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका फैक्टर अगर बनाऊं तो t को लिया कॉमन और हो गया 10 माइनस टी बराबर 0। तो यहाँ पे एक रूट आ गया टाइम का 0 सेकंड। पता है 0 क्यों आया है? जब पार्टिकल यहाँ था तब टाइम 0 सेकंड था, तब भी तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 ही था। फिर जब चलना शुरू किया तो अगला रूट आया t इक्वल्स टू 10 सेकंड। तो हम आंसर लॉजिकली तो यही करेंगे कि दोबारा से वो कब आया, पहली बार में 0 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, अब दोबारा कब आया 10 सेकंड। अच्छा होना भी यही चाहिए था। पार्टिकल की स्पीड इनिशियल से 10 से रुकने में, दोबारा सुनो, 10 से रुकने में 5 सेकंड लगा, तो रुके हुए से दोबारा से 10 स्पीड लेने में और उसी पॉइंट पे आने में, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वही है ना, इधर था तो पार्टिकल इधर चलने लग गया, इधर था एक्सेलरेशन और पार्टिकल इधर चल रहा था, तो हमारे पास में घटते घटते 0 हो गया। आपको एक बात बताऊं, जो पहला वाला केस है ना, यहां से लेकर के यहां तक टाइम इक्वल्स टू 0 से लेकर के टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड, ये है पार्ट सेकंड वाला केस। और टाइम इक्वल टू 5 से लेकर के टाइम इक्वल टू 10 वाला जो केस है वो है पार्ट फर्स्ट वाला केस, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। क्या पार्टिकल दोबारा से वापस घूमेगा? नहीं, कभी नहीं घूमेगा। अभी पार्टिकल वापस चलते चलते निकल जाएगा और अब सवाल बनने का कोई चांस ही नहीं है। तो मेरे को यही सवाल आपको ध्यान में डलवाना था। जो भी मैंने बात आपको बताई उसको एक बार दोबारा से रिवाइंड करके जरूर सुनिएगा, हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है ये। क्या बात आपको इतनी समझ में आ रही है? हर चीज आप नोट करिए। हम तो सवाल में अब आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन हमसे ये बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अब बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि सर आपने बोला था, पहले मैं सवाल लिखता हूं, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। तो आप लोग ये कहोगे कि सर आपने बताया था कि हमेशा पहले डिस्प्लेसमेंट चेक करो। तो जरा ध्यान से सोचो, मैं करूंगा क्या कैलकुलेशन यही तो आएगी। क्यों? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो टाइम 10 सेकंड था, तो अगर मैं दोबारा से इसके अंदर टाइम 10 सेकंड रखूंगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा? अच्छा क्यों होगा ऐसा? तो हमारे दिमाग में एक बात समझ में आएगी, अच्छा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, पार्टिकल को कब रुकना है, कब टर्न बैक कर रहा है, ये टाइम पहले निकाल लो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल रुकना है? अरे एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 0 डिग्री। तो हम हमेशा पहले ये पता लगाएंगे कि पार्टिकल कौन से टाइम पे टर्न बैक हो रहा है। और अगर उस आगे के टाइम पे हमसे पूछा हुआ होगा तो हम ये समझ जाएंगे, अच्छा पहले हमें 5 तक के लिए अलग कैलकुलेशन करना है और फिर 5 से आगे के लिए अलग कैलकुलेशन। हमें इस सवाल में पता है कि यहां से यहां तक जाने में 0 से लेकर टाइम इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम इक्वल टू 5 तक जाने में टाइम दूरी कितनी चली है इसने? 25 मीटर। वो हमने पहले कैलकुलेट किया, आपको वही कैलकुलेशन करना है। फिर वापिस जब आया तो 25 मीटर, तो इसमें दूरी कितनी हो जाएगी? 25 प्लस 25 वो कितना हो जाएगा? 50 मीटर। बस इसीलिए मैंने आपको ये सवाल कराया, इसीलिए मैंने पूरी कैटेगरी अलग तरीके से कर दी। और आज तक आपको ऐसे किसी ने न्यूमेरिकल नहीं कराए होंगे कि इसमें 2 कैटेगरी बनाओ, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ऐसा मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कराया है ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाए। चलिए अब हमसे पूछा हुआ है 7वां सवाल। 7वें सवाल में क्या पूछा हुआ है? 7वें सवाल में पूछा हुआ है, फाइंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल दो, तो v बराबर u कितना है हमारे पास में 10 माइनस का 2t, आंसर आ गया। मैं इसमें अगर 1 सेकेंड रखूंगा 10 माइनस 2 8 मीटर पर सेकेंड। मैंने बोला ही था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब ही यही होता है कि 1 सेकंड में 10 वाली स्पीड को 8 कर देगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो। सेम डायरेक्शन में होता तो वो 12 कर देता। खैर हम उसकी बात कर नहीं रहे। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड 10 को अगर जैसे यहाँ पे वापिस आया तो 10 वाली चीज को 0 करने में 2 मीटर पर सेकंड को कितना टाइम लगा 5। तो अब 0 वाली चीज को 10 मीटर पर सेकंड करने में इस तरफ वापिस करने में टाइम कितना लगेगा, अगेन 5 सेकंड, तो 5 इधर 5 इधर, तो कुल मिलाकर के 10 सेकंड। तो 10 सेकंड पे अगर मेरे से कोई पूछ ले कि सर 10 सेकंड पे v बराबर u a और 10 सेकंड पे टाइम रख दिया ये इस वाले फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बोला ही 0 पे 10 प्लस में था मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पे माइनस में आ जाएगा, स्पीड इस तरफ आ जाएगी। और आगे मेरे से कोई पूछेगी 11 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी, तो अगेन 10 वाली चीज को 12 कर देगा। फॉर्मूले में रखेंगे तो -12 आएगा क्योंकि वो लेफ्ट के लिए बता रहा होगा, लेकिन हमें तो अब लॉजिक क्लियर है, हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है पार्टिकल का। हमसे अब ये पूछा हुआ है कि इसी में 8वां सवाल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ के लिए चीजें सिखाना चाहता हूँ, तो आई होप आप लोग ना ये चीजें ना नोट कर लिए होंगे। अब मैं इसको रब करूंगा क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए। आइए, तो अब इसको मैंने मिटा दिया और मेहनत करिएगा बच्चों, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक एक चीज सिंपलेस्ट वे में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी इस मेहनत को बेकार मत होने दीजिएगा, आप भी उतना ही मेहनत करो सीखने के लिए, आपके लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और आपके लिए एक और चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कभी इस पे वीडियो लेकर के आऊँगा कि हर सब्जेक्ट को एक साथ कैसे पढ़ना है, किस तरीके से हर सब्जेक्ट को सब अपने अकॉर्डिंग टाइम देना है ताकि हमारा सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा हो। हमारा मैक्सिमम मार्क्स तभी आएगा जब कोई एक सब्जेक्ट नहीं, हमारे तीनों सब्जेक्ट अच्छे होंगे, हम हर एस्पेक्ट्स में अच्छे होंगे, टेस्ट देने में अच्छे होंगे, टेस्ट का एनालिसिस करने में अच्छे होंगे, तब जाकर के हमारे नंबर बढ़ते हैं। आइए अभी फोकस से हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो 8th क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है, ड्रॉ AT ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इजी है क्योंकि एक्सेलरेशन तो सर कांस्टेंट है। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये सुनिए, ये हमारा हो गया टाइम एक्सिस, ये हो गया हमारा ए एक्सिस। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, टाइम है सेकंड में। ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा ना मैं, विजिबल तो है, हाँ बच्चों है विजिबल, कोशिश करूंगा मैं बड़ा लिखने का, जरा सुनिएगा ध्यान से। कितना है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, सर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं माइनस का 2 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा इधर। कब तक के लिए लग रहा है, ये हमेशा इधर ही लग रहा है, कभी बदल नहीं रहा, ठीक है ना। तो इसको आगे तक चलाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया AT ग्राफ, ठीक है। अब आइए 9th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 9th है हमारे पास में VT ग्राफ बनाओ, ड्रॉ VT ग्राफ, कि VT ग्राफ कैसा बनेगा। तो आइए उसको बना लेते हैं। अब सुनिएगा बात को थोड़ा ध्यान से, हमसे पूछ तो लिया है VT ग्राफ, लेकिन VT ग्राफ क्या इतना आसान होने वाला है, नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं होने वाला है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या चेंज हो रहा है, नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहा है इसीलिए इतना इजीली बन गया। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। t = 0 पे वेलोसिटी कितनी थी, तो टाइम यहाँ 0 होता है क्योंकि ये टाइम एक्सिस है सेकंड में, और ये v एक्सिस है, वेलोसिटी एक्सिस मीटर पर सेकंड में। अगर कोई मेरे से इतना पूछे कि जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 10। अच्छा, जब टाइम 5 सेकंड हो गया, यहाँ कहीं 5 सेकंड होगा टाइम, तब वेलोसिटी कितनी है 0। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं इसको ज्वाइन करूंगा। अच्छा सर ऐसा कैसे बना पा रहे हैं आप, क्या आप हमको थोड़ा समझाएंगे। ये हमारे पास में इक्वेशन दे दी, v बराबर 10 - 2t, क्या ये इससे मैच हो रही है, y बराबर mx + c से। अब सुनिएगा ध्यान से, x के आगे लिखा होता है स्लोप, x के आगे क्या लिखा हुआ है -2, तो -2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा स्लोप। तो अगर मैं यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी वो -2, ठीक है।
अब सुनिए, क्या सर इसके बाद ग्राफ बनेगा नहीं क्या? नहीं, वापस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है वापस। तो अब स्पीड नेगेटिव कौन सी होगी? वेलोसिटी नीचे वाली एक्सिस होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव थी, क्योंकि जब टाइम 0 था तब 10 था, धीरे धीरे घटना शुरू हुआ। एक टाइम के बाद 8 हो जाएगा, 2 सेकंड के बाद 4 घट जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते 0 हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को गेन करेगा। वापस सर कितना आ जाएगा ये? अगर मैं देखूं ध्यान से, वापस अगर ये आएगा इस तरफ में, अच्छा इतना लफड़ा इसमें हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है? हाँ दिख रही है स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, 1 मिनट, हाँ अब सही है। देखिए वापस जब ये आया तो अगेन इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अगेन इसकी स्पीड -10 होगी, क्योंकि वो लेफ्ट में हो रही थी। कितने टाइम पे हो रही थी? 10 सेकेंड पे हो रही थी। तो 5 सेकेंड पे तो 0 थी स्पीड, और 10 सेकेंड पे फिर से -10 होगी। 0 पे कितनी थी? +10। क्या क्लियर है? इतना ग्राफ आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा मैं अगर यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूँ, क्या पूछ रहा हूँ? tan थीटा तो सर स्लोप होता है, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। tan थीटा यहाँ पे कितना आ गया? -2, क्योंकि x के आगे स्लोप ही लिखा रहता है। और सर -2 क्या है? एक्सेलरेशन। तो क्या याद रखेंगे हम? vt ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन देता है। vt ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन देता है, आपको ये याद रखना है। इन सारे पॉइंट्स को मैं एक जगह लिख दूंगा, मैं यहाँ लिखता भी चलता हूँ। चलो, तो vt ग्राफ का अगर मेरे से कोई स्लोप पूछे तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से। क्या सर, अगर मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं ऐसी आइडिया लगा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कोई मेरे से बोले कि सर एक बार आप ना इसका एरिया कैलकुलेट करो, इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करो, तो सुनिएगा बात को ध्यान से। ये हमारे पास में ट्राइंगल बना हुआ है, हाफ बेस कितना है इसका? 5, हाइट कितना है इसका? 10, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 25 मीटर, सॉरी 25 मीटर। अब जब 25 मीटर आ गया ये, तो 5 सेकंड में एरिया कितना बन रहा है वीटी ग्राफ का? 25, और 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चला था पार्टिकल? 25। तो क्या सीखे हम कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा अगर मैं आगे बढ़ूं, इस एरिया को भी कैलकुलेट करूं, तो जरा सुनिएगा ध्यान से। इसका एरिया क्या होगा? अगेन हाफ, बेस कितना है? 5 से 10, तो 5 हो गया बेस। हाइट कितना है? -10, ये 10 नहीं है, ये माइनस है, ठीक है। तो अब अगर मैं क्योंकि मैं अलजेब्राइक एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया अंडर कर्व निकाल रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये? -25। अच्छा ये +25, ये -25, अगर दोनों को जोड़ दूं मैं तो 0 हो गया। अच्छा 10 सेकंड तक वीटी ग्राफ का एरिया, 10 सेकंड तक वीटी ग्राफ का एरिया 0 आंसर दे रहा है, और 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। तो मैं वही तो सिखाना चाह रहा हूँ कि वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, इसलिए एरिया 0 हो गया। तो क्या ये कोई बाई चांस आया? नहीं, ये हमको आना चाहिए। ऐसा ही हमको समझना है कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन। मैं थोड़ा हिंट आपको और देता हूँ। एरिया का मतलब होता है दोनों वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लीकेशन। आप हिंट ले सकते हैं इससे, इसका कोई इतना मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। एरिया का मतलब क्या होता है? दो एक्सिस का मल्टीप्लीकेशन, वाई एक्सिस का एंड एक्स एक्सिस का। अब इसके वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी, इसके एक्सिस पे क्या है? टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। ठीक ऐसे ही स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। स्लोप का मतलब होता है डिवीजन। जो मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा हूं ये हमेशा है, y और x एक्सिस का डिवीजन। कहने का मतलब y ऊपर होगा और x नीचे होगा। अब हम सब समझो ध्यान से। vt, अगर मैं vt ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, v अपॉन में t कर रहा हूं, और क्या एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम ही तो होता है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है एक्सेलरेशन। तो इसीलिए हमारे पास में vt ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि ऊपर रहेगा v y एक्सिस, नीचे रहेगा टाइम v बाई टी, एक्सेलरेशन आएगा। एरिया का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे हिंट ले सकते हैं, बाकी आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, मेरे को ये सिखाना था। अच्छा सर एटी ग्राफ का भी कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल है। अगर मैं कहूँ कि एटी ग्राफ का रिलेशन निकालो, आप लोग एरिया निकालो, सर कहाँ तक निकाले? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 5 सेकंड तक का ही निकाल रहे हो।
5 सेकंड तक का ही निकाल, बाकी आगे भी लग रहा होगा बट हम अभी इंटरेस्टेड 5 सेकंड में ही है। तो 5 सेकंड में एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो तो एक रेक्टेंगल है, तो ब्रेथ विड्थ इंटू में लेंथ, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 इंटू में -2, तो कितना आ गया ये -10। सर ये -10 हो क्या रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा। एरिया -10 विजिबल तो होगा ये, मैं दोबारा लिख देता हूँ -10। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एरिया निकाल रहा हूँ, किसका निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन और टाइम का। तो जरा सुनिए ध्यान से, अगेन फॉर्मूला क्या होता है, v - u डिवाइड बाई टी इंटू में a। तो एक्सेलरेशन मैं किस एक्सिस का एरिया निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन एक्सिस का और टाइम एक्सिस का, तो इन दोनों का एरिया यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो v - u बराबर a इंटू में टी। कहने का मतलब जब भी मैं अगर at का मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई का मतलब है एरिया, तो अगर मैं at ग्राफ का एरिया निकालूंगा तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। क्या याद रखेंगे हम, एटी ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। क्या सर हम मान ले, नहीं मैं चेक भी करवा देता हूं, मैं चेक करवा देता हूं, मैं देख लेता हूं एक बार ये विजिबल है कि नहीं है। आप लोग सोचते भी रहिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से अगर आप इन चीजों को समझेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब सुनिएगा ध्यान से, एटी ग्राफ का एरिया क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी हो गया। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, 5 सेकंड तक एरिया कितना बना एटी ग्राफ का, -10। 5 सेकंड तक 10 से स्पीड क्या हो गई है, अगर मैं देखूं कि 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में u कितना है, u 10 था, v कितना हो गया, 0 हो गया, v - u कितना हो गया, हाँ सही है, 0 - 10 तो कितना हो गया, -10। तो 10 सेकंड के अंदर में v - u कितना हो गया, -10। एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या है, -10। इसीलिए एरिया अंडर एटी ग्राफ 5 सेकंड के अंदर में, 5 सेकंड के अंदर में एरिया अंडर एटी ग्राफ हमारा चेंज इन वेलोसिटी दिया, यानी कि v - u। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हमें ये नहीं देखना होता कि बड़े में से छोटा घटाना है, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल कैसे पता लगाएंगे, जो टाइम बड़ा होगा, 0 टाइम छोटा है 5 सेकंड के कंपेरिजन में, तो ये हो जाएगा इनिशियल टाइम, ये हो जाएगा फाइनल टाइम। तो अगर मैं एटी ग्राफ का एरिया निकाल रहा हूँ 5 सेकंड के बीच में, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, -10। इसका मतलब क्या है कि एटी ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी देता है। क्या सर इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। स्क्रीन को पॉज करो, सब कुछ उतारो। अब देखो मैं इसमें कुछ नई चीजें बताने जा रहा हूँ। कितने सवाल हो गए हमारे, 9 क्वेश्चन हो गए। मैं हर चीज मिटा दूंगा सिचुएशन को छोड़ करके, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमसे, 10वां सवाल हमसे क्या पूछा हुआ है उस पर फोकस करते हैं। और मैंने एक ही सवाल लिया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि हर एक चीज मैं आपको इसमें समझा दूं, ठीक है। अब आइए, और क्या बताना है मेरे को इसमें वो सुनिएगा। देखिए 10वां सवाल, 10वें सवाल में हमसे ये पूछा हुआ है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसको और किस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। एक ऐसी इक्वेशन बना दो कि s हो इक्वल्स टू में और t का कोई फंक्शन हो। अब सुनिएगा ध्यान से, कैसे, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि एस टी मांग रहा है, तो s बराबर में यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। u कितना है, u हमारे पास में 10, टाइम वो नहीं पता है, हम तो टाइम के रूप में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना। हाफ a कितना है, -10, और ये हो गया t स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारे पास में, 10t - t स्क्वायर बराबर s। यही आ गया हमारा ये आंसर, यही आ गया आंसर। अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल इंटरेस्टिंग है। 11th क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको पूरा बताया था, आप लोग देखिएगा नोट्स में जाकर के लास्ट लेक्चर के। यहाँ आया था प्लस, क्यों आया था, क्योंकि एक्सेलरेशन था पॉजिटिव, बना पैराबोला था, लेकिन अब क्या आ गया यहाँ पे, अब आ गया माइनस। प्लस वाले के केस में पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड होता है, माइनस वाले केस में टी स्क्वायर का, क्योंकि हमें ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस स्क्वायर फॉर्म में है, वाई एक्सिस
वाई एक्सिस हमारे पास में पावर 1 फॉर्म में, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा पैराबोला। इतना क्लियर है। अगर मैं टाइम की वैल्यू 0 रख दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता ना, तो ग्राफ हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर में क्योंकि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी, इसलिए पैराबोला अपवर्ड बना था। अब क्या हो रहा है, अब पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, डाउनवर्ड तो बनेगा, बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसा बनेगा। क्या सर ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जरा सुनिए ध्यान से, पार्टिकल ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मैक्सिमम गया। अच्छा, ये जो मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो पार्टिकल ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 25 मीटर। बिल्कुल सही बात है, 25 मीटर। वो ये किस टाइम पे कवर किया, 5 सेकंड पे। देख रहे हैं आप कितना मैंने लॉजिकली आपको बताने की कोशिश करी है। इस तरीके से आपको समझना है, ये अप्रोच आपको डेवलप करनी है। अच्छा, अब जब पार्टिकल दोबारा से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वापस से क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। पर टाइम तो बढ़ रहा था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 होगा दोबारा से। टाइम क्या था यहाँ पे, 10 सेकंड था। तो ये वाला जो टाइम होगा ये 10 सेकंड होगा। ये बन गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 12वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 12वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। अगर ये मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा है तो क्या सर डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। क्या सर डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम के एरिया से कुछ नहीं मिलने वाला है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देखो आप, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टेंजेंट का। ये टेंजेंट है, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। तो स्लोप, यहाँ पे कुछ एक्यूट एंगल था, यहाँ पे एंगल घट गया, यहाँ पे एंगल बिल्कुल ही 0 हो गया, और फिर एंगल नेगेटिव में जाने लग गया, ऑब्ट्यूज एंगल बनने लग गया। यहाँ पे जाकर के ऑब्ट्यूज एंगल बनने लग गया। तो मैं क्या बोलूँगा, पहले स्लोप कुछ था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर बिल्कुल ही 0 हो गया, फिर स्लोप नेगेटिव में जाने लग गया। अब सुनिएगा ध्यान से, नेगेटिव में क्यों जा रहा है स्लोप, क्योंकि हो क्या रहा है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम है, बिल्कुल सही बात है। पहले स्पीड पॉजिटिव में थी लेकिन घट नहीं गई, घट कैसे गई, 10 से 8 होगी, 8 से 6 हो गई, 6 से 4, 4 से 2, 0। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है तो उसकी स्पीड घटती जा रही है, उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। क्या हमारा स्लोप भी घटता जा रहा है, क्या हमारा स्लोप भी घटता जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो क्या सर आप ये कहना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप होता है वो वही दिखाता है जो स्पीड, सॉरी वेलोसिटी दिखाता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, स्लोप का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है। तो हम क्या याद रखेंगे, वेलोसिटी मिलेगा हमें इससे, ठीक है, वेलोसिटी मिलेगा, और वो भी इंस्टेंट वेलोसिटी मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा हर टाइम पे। मैं एक बार दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे स्लोप ये है, अब घट गया, जैसे टाइम बढ़ा वेलोसिटी भी घट गई, तो जो स्लोप दिखा रहा है वही वेलोसिटी दिखा रहा है। आगे जाकर के 0 हो गया, तो 5 सेकंड पे स्लोप क्या है, 0। 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 0। अब 6 सेकंड पे स्लोप बढ़ा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा है, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। tan थीटा का जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, तो स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। क्या आपको बात इतनी क्लियर है? तो पहला पॉइंट वेलोसिटी टाइम का स्लोप, दूसरा पॉइंट वेलोसिटी टाइम का एरिया, तीसरा पॉइंट एक्सेलरेशन टाइम का एरिया, चौथा पॉइंट डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया। इतनी बात आपको क्लियर है, ये आपको समझना है। मैं इसको रब करता हूँ, 12वां क्वेश्चन इसी में क्या होगा। आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा कि एक ही सवाल में क्या इतने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं क्या। मैं वही कराना चाह रहा हूँ, मैं आपको तरह तरह के सवाल नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक सवाल में लेकर के उसके पीछे की पूरी फिजिक्स आपके डेवलप करना चाह रहा हूँ। 12वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला हुआ है, 12वां क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बोला हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ बना दो, स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। अब सुनिएगा ध्यान से, स्पीड हमारा वाई एक्सिस पे होगा, एक्सेलरेशन हमारा टाइम एक्सिस पे होगा। याद करना लास्ट लेक्चर में स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम दोनों सेम बना था। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी सेम बना था। सर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पार्टिकल टर्न बैक हो ही नहीं रहा था। इस वाले सवाल में पार्टिकल आज टर्न बैक हो रहा है, इसीलिए मैंने डिवीजन कर दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदा है आपको ऐसे अलग अलग पढ़ने का, कि जब भी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है इनिशियल स्पीड के, इनिशियल वेलोसिटी के, तो ग्राफ भी अलग तरीके से बनते हैं। इसीलिए मैंने उसकी कैटेगरी बना दी। आपको आज जाकर के इसका फायदा ज़्यादा मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, याद करिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा था।
वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ था, मैं शॉर्ट में यहाँ दोबारा से बना देता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा था। आज स्पीड टाइम कैसा होगा सर, जब तक वेलोसिटी ना पॉजिटिव है तो जो वेलोसिटी टाइम है वही स्पीड टाइम है, ठीक है। अच्छा, क्या इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, प्लस का 10, स्पीड कितनी है 10, क्योंकि स्पीड का कोई साइन होता है नहीं, तो दोनों प्लस के 10 में गिनती हो जाएगी। जब वापस आ गया 5 सेकंड पे जाकर के स्पीड कितनी हो गई 0, वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो यहां से लेकर के यहां तक ग्राफ सेम रहेगा। हाँ, अब 6 सेकंड पे 7 सेकंड पे नेगेटिव वेलोसिटी है, इसलिए उसका ग्राफ नीचे बना है, लेकिन क्या स्पीड नेगेटिव होगी, नहीं होगी, स्पीड तो पॉजिटिव ही होगी। तो दोबारा से पार्टिकल पॉजिटिव ही स्पीड लेगा और वो दोबारा से 10 स्पीड को गेन कर लेगा। किस टाइम पे, 10 सेकंड पे ही गेन करता है। मैंने पूरी कैलकुलेशन पहले ही आपको कराई है। क्या आपको इतनी बात आ रही है समझ में? अगेन हम कह सकते हैं कि जो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये थीटा, वही चीज है यहाँ पे tan थीटा, इसका क्या हो जाएगा -2, क्योंकि एक्सेलरेशन ही आना है। लेकिन खैर स्पीड में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात आ रही है क्या समझ में? क्योंकि स्पीड घट रहा है, स्पीड भी तो घट रही है ना, भले स्पीड की डायरेक्शन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन होने के कारण स्पीड भी तो घटने लग गई। अब हमसे क्या पूछा जाता है, अगला सवाल 13वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या सर इतने सारे सवाल आपने बता दिए? बिल्कुल, इतने ही सवाल बता दिए। मैं आप यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि इसका एरिया निकालो, तो सर इसका एरिया और जो यहाँ पे अभी हमने ग्राफ बनाया था, दोबारा से देख लेते हैं। हाफ इंटू में बेस कितना हो गया 5, हाइट कितना हो गया प्लस का 10, और इसका एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट कितना आ जाएगा, ये भी प्लस का 25 आ जाएगा, ये भी प्लस का 25 आ जाएगा। तो क्या स्पीड टाइम का ग्राफ का जो एरिया है वो दोनों मिलाकर के क्या 50 मीटर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही बात है, 50 मीटर। कब से कब तक आ रहा है? 0 से लेकर के 10 सेकंड। स्पीड सॉरी डिस्टेंस कितना था 0 से लेकर 10 के बीच में? 25 गया, 25 आया 50। तो क्या सीखे हम कि जो स्पीड टाइम का जो ग्राफ का एरिया होगा, स्पीड टाइम का ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा डिस्टेंस। क्या इतनी बात आ रही है समझ में? विजिबल होगी वो चीजें बेटा, मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करिएगा थोड़ा सा। तो 25 25 50, तो क्या हो गया, स्पीड टाइम का एरिया डिस्टेंस देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी देगा, एक्सेलरेशन टाइम का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। क्या इतनी बातें आई आपको समझ में? अच्छा, मैं इसमें एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ, वैसे इसका यूज होगा कहाँ करे, ठीक है कोई नहीं, रब कर देते हैं। इस ग्राफ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 13वां सवाल हमसे ये पूछा हुआ है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये लास्ट होने वाला होगा। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम कैसे बनेगा? डिस्टेंस टाइम के लिए हम हेल्प लेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम की ही, ठीक है। अब सुनिएगा, तो डिस्टेंस आएगा वाई एक्सिस पे, टाइम आएगा एक्स एक्सिस पे, अगेन यूनिट तो सेकंड रहेगी, और डिस्टेंस को डी से दिखा देते हैं, ये रहेगा मीटर में। अब सुनिएगा ध्यान से, 5 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो क्या 5 सेकंड तक ग्राफ वैसा ही बनेगा? बिल्कुल सही बात है, 5 सेकंड तक ग्राफ वैसा ही बनेगा। लेकिन जब 6 सेकंड हुआ तो याद आ रही है आपको बात, 5 से लेकर के 6 के बीच में 1 मीटर चला पार्टिकल, तो स्पीड सॉरी डिस्टेंस तो फिर बढ़ेगी 26। क्या सर पैराबोलिक क्यों बढ़ेगी? पैराबोलिक इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जो चीजें वापस हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो घट रहा है लेकिन क्या स्पीड बढ़ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट घट रहा है क्या उसी तरीके से स्पीड बढ़ेगा। तो इस टाइम के बाद 5 सेकंड के बाद जो ग्राफ आया ना उसको पलट दो, उसको पलट दो, और डिस्टेंस कुछ ऐसा हो जाएगा। अगेन ये अगर टाइम 10 है और ये अगर टाइम 5 है, ये अगर टाइम 5 है, ये अगर टाइम 10 है, तो 10 सेकंड पे ये हो जाएगा 50। आप यहां से भी समझ सकते हैं कि 0 से लेकर के 5 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना हुआ 25, एक्सेलरेशन तो वही है 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर से कितना हो जाएगा 25 ही होगा अगले 5 सेकंड में, तो ये कितना हो गया 50। सारी कैलकुलेशन मैंने आपको हर चीज एक एक तरीके से अच्छे तरीके से बताया
कि क्या यहाँ पे हम सीखना चाह रहे हैं। अब अगेन इसका भी स्लोप देखोगे तो पहले स्लोप इसका घटा, क्यों? स्पीड घट रही है। फिर स्लोप इसका बढ़ा, क्यों? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। क्या इतनी बात आ रही है समझ में? तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम का जो स्लोप होता है हमारे पास में, वो तो स्पीड देता है। ये बिल्कुल ही वैसी बात है, बिल्कुल वैसी बात है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम वेलोसिटी हो, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है। तो वहीं से ये चीज आ रही है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है। तो डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप देगा वो क्या देगा हमें? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया कुछ नहीं देता, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के एरिया से कोई फायदा नहीं है। अब समझिएगा एक बात यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी टाइम एक ऐसा कर्व होता है जिसका स्लोप भी कुछ देता है एक्सेलरेशन, जिसका एरिया भी कुछ देता है डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ एरिया डिफाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ स्लोप डिफाइन करना है। ये चीजें तो इतनी ज्यादा होती नहीं है, मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए दोबारा से बता दिया। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको इस एक सवाल से बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको ये चीजें और अच्छे समझ में आ रही होगी। आई होप वैसी समझ में आ रही होगी जैसा आज तक आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल।